हे गाइस, माय नेम इज़ अवेस अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के बारे में। एर्दोगन 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे और 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 2014 के बाद से तुर्की के 12वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। एर्दोगन की अर्ली लाइफ की बात की जाए तो इनका जन्म 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के कासिम पाशा में हुआ, जिसके बाद उनका परिवार रिज़े प्रांत चला गया। उनके माता पिता अहमद एर्दोगन और टेंजिल एर्दोगन है। एर्दोगन ने अपने शुरुआती बचपन को राइज़ में बिताया, जहां उनके पिता अहमद एर्दोगन तुर्की तटरक्षक में एक कप्तान थे। एर्दोगन के एक भाई मुस्तफ़ा और बहन वैसाइल है। 2015 में उन्होंने इनके गांव के पास एक पहाड़ पर एक विशाल मस्जिद बनाई। जब एर्दोगन 13 साल के हुए तब इनका परिवार इस्तांबुल लौट आया। किशोर के रूप में उन्होंने अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए शहर के राउगर झीलों की सड़कों पर नींबू पानी और तिल बंस बेचे। एर्दोगन की एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने 1965 में कासिम पाशा प्याले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की और 1973 में इस्तांबुल इमाम हातिब स्कूल में अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक परीक्षाओं में सफल होने के बाद एर्दोगन ने आयुब हाई स्कूल से डिप्लोमा प्राप्त किया। 1981 में मरमरा विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फैकल्टी में ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया। अपनी युवावस्था के बाद से एर्दोगन ने राजनीति के साथ सामाजिक जीवन जीने के लिए चुना। 1969 से 1982 तक उन्हें फुटबॉल में भी सक्रिय रूप से दिलचस्पी थी। यहाँ से ये टीम वर्क और भावनाओं का महत्व सीखे। इसी समय एर्दोगन एक आदर्शवादी युवक के रूप में सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि रखने लगे और सक्रिय राजनीति में कदम रखा। जिले में स्थानीय फुटबॉल क्लब का स्टेडियम, जहाँ से बड़े हुए, कासिम पाशा एसके का नाम उनके नाम पर रखा गया। एर्दोगन ने 4 जुलाई 1978 को एमिन गुलबरन से शादी की। उनके 2 बेटे हैं, अहमद बुरक और नेकमेटिन बिलाल, और 2 बेटियां हैं, इज़रा और सुमैया। उनके पिता अहमद एर्दोगन की मृत्यु 1988 में हुई और उनकी 88 वर्षीय मां टेंजाइल एर्दोगन की मृत्यु 2011 में हुई। एर्दोगन के पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो अपने हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के समय राष्ट्रीय तुर्की छात्र संघ की छात्र शाखा में सक्रिय जिम्मेदारियों को देखते हुए एर्दोगन को 1976 में इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एमएसपी में बेगलू युवा शाखा के प्रमुख चुने गए और उन्हें इसी वर्ष एमएसपी इस्तांबुल यूथ के प्रमुख भी चुना गया। एर्दोगन 1983 में स्थापित वेलफेयर पार्टी के साथ राजनीतिक गतिविधियों में लौट आए और वे 1984 में वेलफेयर पार्टी के बियोगलू जिला प्रमुख चुने गए। 1985 में वे वेलफेयर पार्टी के इस्तांबुल प्रांतीय प्रमुख चुने गए और उसी वर्ष वे वेलफेयर पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने। इस्तांबुल प्रांतीय प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करने वाले एक संगठनात्मक ढांचे का विकास करते हुए रेसेप तैयप एर्दोगन ने ऐसी परियोजनाओं को अंजाम दिया जिनका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। इस प्रकार राजनीति में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और जनता के बीच सम्मानित हुए। इस परियोजना ने वेलफेयर पार्टी को 1989 में बियोगलू में मेयर के चुनाव के दौरान एक बड़ी सफलता दिलाई।
जहाँ तक 14 मार्च 1994 को हुए स्थानीय चुनाव की बात है, एर्दोगन को महानगर इस्तांबुल का मेयर चुना गया। महापौर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षमताओं के माध्यम से इस्तांबुल की पुरानी समस्याओं का सही निदान और समाधान तैयार किया। उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाकर पानी की समस्याओं को दूर किया गया। सबसे आधुनिक रिसाइकलिंग सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से कचरे की समस्या का समाधान किया और एर्दोगन ने कार्यकाल के दौरान विकसित प्राकृतिक गैस परियोजनाओं के साथ वायु प्रदूषण की समस्या गई। यातायात की भीड़ और परिवहन गतिरोध के लिए 50 से अधिक ब्रिज, मार्ग और फ्रीवे का निर्माण किया गया। कई और परियोजनाएं विकसित की गई जो शहर में अन्य प्रशासन का मार्गदर्शन करेगी। नगर निगम के संसाधनों के सही प्रयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सख्त सावधानी बरतते हुए एर्दोगन ने इस्तांबुल नगरपालिका के अधिकांश ऋणों का भुगतान किया, जिसे उन्होंने अपने $2 बिलियन के कर्ज के साथ दिया था, और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान $4 बिलियन का निवेश हासिल किया। इस प्रकार एर्दोगन ने नगरपालिका के इतिहास में एक सफलता हासिल की, और जबकि उनके कार्यों के अन्य महापौर के लिए अच्छे उदाहरण के रूप में कार्य किया। उन्होंने लोगों का विश्वास जीता। एर्दोगन ने इस्तांबुल सम्मेलन के दौरान महापौर के पहले गोलमेज शुरुआत की, जिसके कारण महापौरों का वैश्विक संगठन आंदोलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के 7 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट पुरस्कार से एर्दोगन को सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1997 को सीट में जनता को संबोधित करते हुए रेसेप तैयप एर्दोगन ने धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली एक कविता को पढ़ने के लिए उन्हें राजनीतिक दफ्तर से प्रतिबंध कर दिया गया और उन्हें 4 महीने तक कैद किया गया। इस प्रकार महापौर के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद जनता की लगातार मांग और विकासशील लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एर्दोगन ने अपने दोस्तों के साथ 14 अगस्त 2001 को जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की स्थापना की, जिसे तुर्की में आधिकारिक तौर पर संक्षिप्त शब्दों में AK पार्टी कहा जाता है। एर्दोगन को संस्थापक जनरल चुना गया। पार्टी को स्थापना के पहले वर्ष में ही देश में भरपूर जन समर्थन मिला और साल 2002 में हुए संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यह एकमात्र सत्तारूढ़ दल बन गया। AKP की शानदार जीत के बाद इस चुनाव में अदालत द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण एर्दोगन सांसद का चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए पार्टी के सह-संस्थापक अब्दुल्ला गुल प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार आते ही एर्दोगन पर प्रतिबंध हटा लिया गया और मार्च 2003 में एर्दोगन C8 में उपचुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने। 15 मार्च 2003 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक उज्जवल और लगातार बढ़ने तुर्की के अपने आदर्श के साथ कम से कम समय में महत्व के कई सुधार को लागू किया। देश ने लोकतांत्रिकरण, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की रोकथाम में बहुत प्रगति की। इसके समानांतर जिस मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया जा सका और जिसने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के मनोविज्ञान पर दशकों से प्रतिकूल प्रभाव डाला था, उस पर अंकुश लगाया गया। तुर्की की मुद्रा से 6 शून्य हटा लिए गए, जिससे तुर्की लीरा को उसका क्रेडिट वापस मिल गया। राज्य के ऋण ब्याज की दर को कम किया गया और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई। अभूतपूर्व संख्या में बांधों, आवासीय इकाइयों, स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों और बिजली संयंत्रों का निर्माण किया गया। इन सभी सकारात्मक घटनाक्रमों को कई विदेशी पर्यवेक्षकों और पश्चिमी नेताओं ने मौन क्रांति के रूप में वर्णित किया। रेसेप तैयप एर्दोगन यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में वर्णित उनकी उपयोगी पहल के अलावा साइप्रस समस्या के समाधान की दिशा में
और कई देशों के साथ कुशल संबंधों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। अपनी तर्कसंगत विदेश नीति और यात्राओं और संपर्कों की गहन श्रृंखला के माध्यम से देश में स्थापित स्थिरता के माहौल ने आंतरिक गतिशील को बढ़ाते हुए तुर्की को एक निर्णायक देश बना दिया। तुर्की के व्यापार और राजनीतिक शक्ति की मात्रा में न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रेसेप तैयप एर्दोगन AK पार्टी के जनरल चेयरमैन के रूप में 22 जुलाई 2007 को हुए संसदीय चुनाव के दौरान एक बड़ी जीत हासिल की और 46.6% वोट जीतकर तुर्की गणराज्य को 60वीं सरकार की स्थापना की और विश्वास मत प्राप्त किया। इसके बाद एर्दोगन ने पिछली बार से और ज़्यादा 39% वोट जीतकर 12 जून 2011 को हुए संसदीय चुनाव के अंत में विजयी हुए और 61वीं सरकार की स्थापना की। इसके बाद 10 अगस्त 2014 को वे 12वें राष्ट्रपति चुने गए। 16 अप्रैल को एक जनमत संग्रह में संवैधानिक संशोधन के अनुमोदन पर राष्ट्रपति को अपनी पार्टी की सदस्यता बनाए रखने की अनुमति दी गई। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को 21 मई 2017 को तीसरी असाधारण कांग्रेस में AK पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसके वह संस्थापक है। रेसेप तैयप एर्दोगन 52.59% वोट जीतकर 24 जून 2018 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए। एर्दोगन ने 9 जुलाई 2018 को राष्ट्रपति शासन प्रणाली के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, जिसे तुर्की ने 16 अप्रैल 2017 को जनमत संग्रह में अपनाए गए संवैधानिक संशोधन का पालन करने के लिए स्विच किया था। गाइस, ये थी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की बायोग्राफी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।